कहानी की शुरुआत नॉर्वे के एक फिश फार्म से होती है, जहां एक वर्कर को दो लोगों की डेड बॉडी मिली। जांच करने पर पता चला कि उनकी बॉडी में ब्लैक प्लेग नाम का एक बहुत ही खतरनाक वायरस था, जिसकी वजह से फार्म की सारी मछलियां भी इन्फेक्टेड हो गईं और जो भी उन्हें खाएगा वो भी वायरस से इन्फेक्टेड होकर 2 दिन के अंदर मारा जाएगा। इससे सब काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पहले से दुनिया में खतरनाक वायरस फैलने के कारण दुनिया की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो गई थी और बस नॉर्वे ही एकमात्र जगह बची थी जहां सरवाइव कर पाना पॉसिबल था। इसी बीच इस वायरस के एंटीडोट पे काम कर रही लीजा नाम की एक बायोलॉजिस्ट को एक अनजान पैकेज मिला, जिसमें एक खत, एक सेफ हाउस का एड्रेस और कुछ चाबियां थीं। और जब वो सेफ हाउस में पहुंची तो वहां एक सूटकेस था जिसमें काफी सारी हार्ड ड्राइव्स, जिन्हें लीजा वापस अपनी लैब में आके देखने लगती है। अब वैसे ही इस कहानी का सेकंड पार्ट और आखिरी पार्ट है और इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, अभी ड्राइव में मौजूद वीडियोस को प्ले करने पर लीजा के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उन वीडियोस में उसकी जान पहचान का एक साइंटिस्ट जिसका नाम केन था, वो उसी फिश वाले वायरस के एंटीडोट पे काम कर रहा था। पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये वीडियो 6 महीने पुरानी थी, जबकि वायरस तो कुछ ही दिनों पहले फैला था। और अगर वायरस कुछ दिन पहले ही आया था तो उसका एंटीडोट पहले कौन बनवा रहा था? क्या ये वायरस जानबूझकर फैलाया गया था? अगर हाँ, तो कौन ऐसा करना चाहेगा? कमेंट करके जरूर बताना। लीजा के दिमाग में इसी तरह के बहुत सारे सवाल चल रहे थे, इसलिए वो जल्दी जल्दी बाकी वीडियोस को देखना भी चालू करती है और उसे वीडियो में प्राइम मिनिस्टर डेकन की सेक्रेटरी जूरी, हेल्थ मिनिस्टर बेका और टकला सिक्योरिटी हेड दिखाई देता है, जिन्हें देखकर तो लीजा के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। इधर लीजा जिस ग्रीन हाउस में काम करती थी, वहाँ उगने वाले टमाटर में भी वो वायरस फैल चुका था। इसीलिए कुछ ऑफिसर्स वहाँ काम करने वाले लोगों का भी वायरस टेस्ट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि काफी सारे वर्कर्स भी इस खतरनाक वायरस का शिकार हो चुके थे, जिनकी वजह से ही टमाटर में वो वायरस फैला था। इससे परेशान होकर डेकन तुरंत ही उस ग्रीन हाउस को बंद करवा देता है। लेकिन अब धीरे धीरे हालत काबू से बाहर होने लगते हैं और बस 2 दिन से कम में अब तक 1000 से ज्यादा केसेस आ चुके थे और नॉर्वे की राजधानी बेरगन में सबसे ज्यादा केसेस थे। इसीलिए बेरगन को रेड जोन घोषित कर दिया गया। इस बीच जो लोग जबरदस्ती बेरगन से भागकर दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे थे, सोल्जर्स उन्हें शूट करके मार दे रहे थे, ताकि वायरस को पूरी कंट्री में फैलने से रोका जा सके। वहीं लीजा जब बाकी रिकॉर्डिंग्स को देखती है तो उसे केन की बातों से पता चलता है कि लगभग 1 साल पहले केन को रेडियो फिश वायरस नाम के एक वायरस पे रिसर्च करने के लिए जूरी ने हायर करा था और उसे अल्फा फार्मास्यूटिकल के लिए 150 मिलियन ऐसी वैक्सीन बनाने को कहा था जिनसे ज्यादा फ्लू वायरस सही हो जाए। और उन वायरस में रेडियो फ्लू वायरस और ब्लैक प्लेग का नाम भी शामिल था। ये सारी रिसर्च उसी फिश फार्म में चल रही थी, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन रिसर्च के दौरान 2 रिसर्चर्स उस वायरस से इन्फेक्ट होकर मारे गए, जिनके बारे में कभी किसी को कुछ बताया भी नहीं गया। ये पता चलने पर लीजा और ज्यादा परेशान होने लगती है और अब उसे लग रहा था कि ये सब डेकन खुद जानबूझकर ना करवा रहा हो, ताकि बाद में वो एकदम से वैक्सीन लोगों के सामने लाके हीरो बन सके। लेकिन लीजा के लिए भी इस बात पर भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि डेकन एक्चुअली में एक बहुत ही अच्छा आदमी था। पर सच का पता लगाने के लिए वो उस वीडियो को लेके अपोजिशन पार्टी के लीडर डेविड के पास जाती है, जो खुद भी उस वीडियो को देखकर काफी हैरान हो गया और अपोजिशन में होने के बाद भी उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि डेकन जैसा बंदा इतना खतरनाक काम कैसे कर सकता है। और क्योंकि डेकन की इमेज सभी लोगों के सामने सच में काफी अच्छी थी, इसीलिए वो डायरेक्ट उस पर इल्जाम नहीं लगा सकता था, जिसकी वजह से डेविड डिसाइड करता है कि वो अपनी तरफ से सब चीजों की इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन तक लीजा इन हार्ड ड्राइव्स को संभाल कर रखेगी। फिर अगर इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि डेकन इस सब में शामिल है, तो डेविड तख्ता पलट करके डेकन को कड़ी से कड़ी सजा देगा। इस पर लीजा मानकर अपने घर में आ जाती है, जहां जब वो हार्ड ड्राइव्स को छुपाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसके घर में चार्ली आ गया, जो काफी ज्यादा परेशान था। उसकी बीबी माया के बारे में उसे खबर नहीं थी, जिसके कारण वो इतने समय से अकेला था और हाल ही में उसे पता चला था कि वो खुद भी उस ब्लैक प्लेग वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है, जिसके कारण पूरे शहर की पुलिस उसे ढूंढने में लगी हुई थी। ये सुनकर लीजा हैरान होती है, पर अभी चार्ली उसे अपनी पूरी सच्चाई बता देता है कि कैसे वो माया के साथ इस जगह पर आया था और जब वो माया को लेने के लिए कोस्ट पे गया था, तब उसे उस दलाल ने एक इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद ही वो उस वायरस से इन्फेक्ट हुआ। अब ये बात सुनकर लीजा को कंफर्म हो जाता है कि पक्का कोई न कोई इस वायरस को जानबूझकर फैला रहा है। इसीलिए अगले दिन वो वापस से एक पार्किंग में डेविड से जाके मिलती है और उसे सब बताती है, लेकिन अभी डेविड उसकी मदद करने से मना कर
देता है, क्योंकि असल में उसने लीजा की बात मानकर डेकन के खिलाफ सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करी थी, पर उसकी इन्वेस्टिगेशन को कुछ खतरनाक लोगों ने रोक दिया और डेविड को धमकी दी कि अगर उसने वापस से इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करी तो वो लोग उसे जान से मार देंगे। इसीलिए अब डेविड लीजा को भी सबसे दूर रहने को कहकर वहाँ से जाने लगता है, जिस दौरान पहले तो लीजा उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन डेविड उसकी बात ना सुनकर वहाँ से चला गया। वहीं डेकन की सेक्रेटरी को हेल्थ मिनिस्टर के वीडियो कॉल से पता चलता है कि उन्होंने पहले जो वैक्सीन बनाई थी वो इस वायरस पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रही है, क्योंकि ये वायरस बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है और ऐसे में सारे लोग खतरे में हैं। ये सुनकर जूरी थोड़ा सा परेशान तो हो गई थी, लेकिन वो हेल्थ मिनिस्टर को ऑर्डर देती है कि जल्दी से नए एक्सपर्ट्स की टीम बनाओ और नई वैक्सीन पर काम करना शुरू कर दो। वहीं लीजा ने सोच लिया था कि इस सब के पीछे जो भी है वो उसको लोगों के सामने ला के रहेगी, इसलिए अभी वो चार्ली के साथ एक फैक्ट्री में आ जाती है। उसे पता चला था कि जिस दलाल ने चार्ली को इंजेक्शन लगाया था वो वहीं पर मौजूद है। आगे जब वो दोनों फैक्ट्री के अंदर जा रहे थे तब फैक्ट्री के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में चार्ली की फोटो आ गई, जिस बारे में पुलिस को पता चलते ही उनकी काफी सारी गाड़ियां चार्ली को पकड़ने के लिए उस फैक्ट्री की तरफ जाने लगती हैं। इधर जब लीजा चार्ली के साथ फैक्ट्री के अंदर पहुंचती है तो वहां मौजूद दलाल उन्हें कुछ भी बताने की बजाय उल्टा गन पॉइंट पे ले लेता है और जब चार्ली उससे बंदूक छीनने की कोशिश करता है तो गलती से गोली चलने के कारण दलाल काफी ज्यादा घायल हो गया। उतने में ही पुलिस टीम भी बाहर पहुंच चुकी थी, जो तुरंत अंदर की तरफ आके चार्ली के साथ साथ दलाल के भी कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है, जो देखकर लीजा अपने हाथ ऊपर करके बाहर आ गई और पुलिस वालों से दलाल की जान बचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाने को कहती है, मगर पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुनते और उसे भी गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। अपने सेल में लीजा की हालत भी थोड़ी खराब होने लग गई थी, जिससे उसे पता चला कि वो खुद भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है। तभी डॉक्टर्स की एक टीम आके लीजा के टेस्ट करने के लिए उसके सैंपल्स लेती है और उनसे ही बात करके लीजा को पता चलता है कि लीजा की सच्चाई पता करने वाली हरकत उसके ऊपर ही भारी पड़ गई है, क्योंकि जैसा कि उसे उस फैक्ट्री से गिरफ्तार करा गया था जहां दलाल और उसके साथी मौजूद थे, तो सबको यही लग रहा था कि लीजा भी उन लोगों के साथ मिली हुई है। ये सुनकर तो लीजा के होश उड़ गए। साथ ही थोड़ी देर बाद जब जस्टिस मिनिस्टर लीजा के पास आके उसे इंटेरोगेट करती है तो लीजा को यह भी पता चलता है कि वो दलाल लोगों को नॉर्वे में लाने के साथ साथ ड्रग्स और इंसानों की स्मगलिंग भी करा करता था और वही उन दोनों लोगों को भी नॉर्वे में लेके आया था, जिनकी वजह से फिश फार्म में वायरस फैला था और अब इन सभी कामों के चार्जेस लीजा के ऊपर भी लगने वाले थे। ये सुनकर लीजा उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसका इस सब में कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन जस्टिस मिनिस्टर उसकी बात को नहीं सुनती। अब तक इस वायरस के बारे में यूएन को भी पता चल चुका था, इसीलिए यूएन की हेड नॉर्वे की मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग करके इस वायरस की सारी जानकारी देने को कहती है। साथ ही वो ये भी जानना चाहती थी कि इस वायरस से कितने लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और कितनों की मौत हो चुकी है। तब नॉर्वे मिनिस्ट्री का हेड इसके बारे में गलत रिपोर्ट्स भेजने का फैसला करता है, क्योंकि अगर वो सही रिपोर्ट्स भेजते तो इससे बाहर मौजूद लोग और ज्यादा परेशान हो जाते और वैसे भी उनके साइंटिस्ट वैक्सीन बनाने में लगे हुए थे, तो वैसे भी वायरस धीरे धीरे खत्म हो जाता। इधर अब तक सारे इन्फेक्टेड लोगों को मिलिट्री कैंप्स में लाकर वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते ही जा रहे थे और हॉस्पिटल्स में इतनी जगह भी नहीं बची थी। पर इससे हालात और ज्यादा बिगड़ने लगते हैं और अब तक वायरस इतना ज्यादा इवॉल्व हो चुका था कि उससे इन्फेक्टेड लोगों की बॉडी में ब्लैक स्पॉट्स पड़ने लगे थे। इधर जब लीजा अपने सेल में परेशान हो रही थी तभी डॉक्टर उसके पास आके उसे इसकी रिपोर्ट्स दिखाते हैं, जिसमें लिखा था कि लीजा वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है। ये देखकर लीजा काफी हैरान थी, क्योंकि वो चार्ली के साथ काफी जगह पर गई थी और उसके हिसाब से अब तक उसे इन्फेक्टेड हो जाना चाहिए था। तभी लीजा के सेल में एक टकला ऑफिसर आता है, जिसको लीजा ने केन की वीडियो में भी देखा था। वो भी लीजा को बताता है कि किस्मत से तुम सच में इन्फेक्टेड नहीं हो, पर अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि या तो वैक्सीन बनाने में हमारी मदद करो या फिर उस दलाल की तरह तुम्हें भी टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा और तुम इस जेल में सड़ती रहोगी। इस बात को सुनकर लीजा को गुस्सा आ चुका था, क्योंकि उसने अब तक अपनी सारी रिसर्चेस सरकार के लिए ही करी थी और अब सरकार ही उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए शुरू में वो उनकी मदद करने से मना कर देती है, जिस पर वो टकला ऑफिसर लीजा से थोड़ा सोचने को कहता है और वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ जूरी लीजा के सामान को जब्त करवा कर उसके कंप्यूटर में मौजूद डाटा को चेक करती है और तब उसे पता चलता है कि केन ने मरने से पहले अपनी सारी रिसर्च लीजा के पास भेज दी थी, जिसको लीजा ने देख लिया था। इसलिए वो इस बारे में जाकर हेल्थ मिनिस्टर बेका को भी बताती है, जो सुनकर तो एक बार के लिए बेका परेशान हो गई थी, लेकिन जूरी उसे टेंशन ना लेने को कहकर उसके पास से चली जाती है। अब जैसा कि वायरस धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता जा रहा था, इसीलिए डेकन फुल कर्फ्यू अनाउंस कर देता है और बाद में जूरी से बात करते हुए उससे कहता है कि हमें सारी रिपोर्ट्स WHO को दे देनी चाहिए, जिससे पूरी दुनिया में मौजूद बाकी साइंटिस्ट भी वैक्सीन बनाने में हमारी मदद कर पाएंगे। लेकिन जूरी इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि नॉर्वे के बाहर वैसे भी चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था और ऐसे में अगर लोगों को इस नए वायरस के बारे में पता चलता तो वो और ज्यादा पैनिक करने लगते
और वॉर्स की वजह से WHO को भी वैक्सीन बनाने में कई साल लग जाते। अब क्योंकि जूरी की बात सही थी, इसीलिए डेकन शांत हो जाता है। वहीं चार्ली खुद भी अभी जेल में था और वायरस से इतने दिनों से इन्फेक्टेड होने के कारण भी उसके बस हल्का सा बुखार और हल्की खांसी हो रही थी। डॉक्टर्स को ये थोड़ा अजीब लगता है और वो तुरंत चार्ली के ब्लड सैंपल्स इकट्ठा करने लगते हैं। अब इसके अगले दिन नॉर्वे में ब्लैक प्लेग वायरस और तेजी से फैलता है और एक दिन में 2000 से ज्यादा नए केस आते हैं, जिन्हें देखकर वो टकला ऑफिसर वापस से लीजा के पास आता है और उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताकर वैक्सीन बनाने में मदद करने को कहता है। इस पर लीजा ने अभी भी मना कर दिया था क्योंकि उसके हिसाब से वायरस को फैलने में डेकन का ही हाथ था। इस पर टकला ऑफिसर उसको क्लियर करता है कि असल में उन्होंने कैन से उस वायरस को बनवाया था ताकि बाहर से आने वाले लोग अपने साथ अगर कोई और फ्लू वायरस भी लेके आए तो भी उन्हें क्योर करा जा सके। और जैसा कि 60% खाना उसी फिश फार्म से आ रहा था, इसलिए फिशेस के ऊपर रिसर्च करके पता लगाया था कि आगे चलकर फिशेस के जरिए कौन सा वायरस इंसानों में फैल सकता है। उसमें ही ब्लैक प्लेग और रेड आई फ्लू सामने आया था। इसीलिए सच में प्राइम मिनिस्टर डेकन का इस वायरस से कोई भी लेना देना नहीं है और उसे खुद को भी कंफर्म नहीं है कि ये वायरस इतना ज्यादा कैसे फैल गया। और अभी वो लीजा के पास आखिरी बार मदद मांगने के लिए आया है। अगर वो इस बार नहीं मानती तो वो लोग उसे एक दूसरी जेल में शिफ्ट कर देंगे और लीजा के लिए बाद में अपने आप को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद लीजा अपने टेबल पर रखे कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगती है और फाइनली सरकार का साथ देने के लिए उसके ऊपर साइन कर देती है, जिसके बाद कुछ लोगों के साथ उसे उस लैब में भेज दिया जाता है जहां वायरस के एंटीडोट के ऊपर वर्क चल रहा था। इसी बीच में पीपीई किट पहनकर दो लोग चार्ली के सेल के पास जाते हैं और उसे जान से मारने के लिए उसके सेल में कार्बन गैस छोड़ देते हैं, जिसके बाद उसकी बॉडी के पास जाके रूम को ऐसे सेट करने लगते हैं जैसे चार्ली ने बेडशीट से खुद को जान से मारा हो। लेकिन इसी बीच चार्ली की सेल के पास जेल की एक डॉक्टर आने लगती है, जिसे देखकर वो दोनों लोग वहां से भाग जाते हैं और वो डॉक्टर जल्दी से चार्ली को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। किस्मत से चार्ली कार्बन गैस से बस बेहोश हुआ था और अभी हॉस्पिटल में उसकी जान बचा ली गई थी। जिसके बाद चार्ली को भी मिलिट्री कैंप में बाकी इन्फेक्टेड लोगों के साथ शिफ्ट कर दिया गया, जहां चार्ली से मिलने लीजा भी आई, जो चार्ली को जिंदा देखकर काफी खुश होती है। उस समय चार्ली उससे माया के बारे में भी पता करने को कहता है, जिस पर लीजा उसे बताती है कि माया की कुछ समय पहले ही वायरस के कारण मौत हो गई है। ये बात सुनकर चार्ली को काफी बुरा लगा। साथ ही अभी उसे अपनी बेटी की भी टेंशन हो रही थी क्योंकि इतने समय से उसे अपनी बेटी के बारे में भी कुछ नहीं पता था। इस पर लीजा ने उसे बताया कि उसकी बेटी सेफ है और उसे ऑर्फनेज में रखा गया है। इस बात से चार्ली को थोड़ा सा सुकून मिला। खैर अभी लीजा अपनी टीम के साथ वायरस का एंटीडोट बनाने में लगी हुई थी। उस दौरान उसे पहले वाले लोगों से पता चला कि ये वायरस 3 स्टेजेस में डेवलप होता है और हर 48 घंटे में इवॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी कोई भी वैक्सीन बनने के बाद किसी काम की नहीं रहती। अब ये बात लीजा को काफी परेशान करती है और वो फिश फार्म से शुरू में लाइव फिशेस पे रिसर्च करना शुरू करती है। तब उसको वायरस के पैथोजन के बारे में पता चल जाता है और वो AMR नाम की एक ऐसी दवाई बनाती है जिससे लोग वायरस से सही तो नहीं हो सकते थे, लेकिन AMR से उन्हें इन्फेक्ट होने के बाद भी 2 से 3 दिन की जगह 8 से 10 दिन का समय मिल जाता और फिलहाल सभी लोगों को AMR लगा दिया जाता है। और क्योंकि ये लीजा का काफी स्मार्ट मूव था, इसलिए डेकन खुद उससे अकेले में मिलने के लिए आता है। उस दौरान वो डेकन को सारी सिचुएशन बताती है, साथ ही उसे ये भी क्लियर करती है कि कहीं न कहीं उसके डिपार्टमेंट का ही कोई वायरस को जानबूझकर फैला रहा है। ये सुनकर तो डेकन हैरान हो गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि उन स्मगलर्स के कारण ही वायरस नॉर्वे में आया है। लेकिन लीजा उसे बताती है कि ऐसा नहीं है क्योंकि इस वायरस से सबसे पहले इन्फेक्टेड होने वाले लोगों में से कैन भी एक था और उसकी बॉडी के अंदर जो वायरस था वही वायरस चार्ली की बीवी माया के अंदर भी था। जबकि वायरस 2 दिन में इवॉल्व हो रहा है तो ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब कैन के ब्लड को माया की बॉडी के अंदर डाला गया हो। ये बात सुनकर तो डेकन भी हैरान रह गया क्योंकि अब तक उसे इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था और फिलहाल उसका सारा शक जूरी के ऊपर ही जा रहा था। साथ ही डेकन लीजा से वादा भी करता है कि अगर सच में ये सब उसके ही डिपार्टमेंट के किसी इंसान के कारण हो रहा है तो डेकन उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और उसके बारे में पब्लिक को भी बता देगा। ये बात सुनकर लीजा को अब डेकन पे पूरी तरह से भरोसा हो गया कि सच में डेकन को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए वो भी जल्दी से लैब में वापस जाके आज आए हुए पेशेंट्स के ब्लड पर रिसर्च करने लगती है। तब उसे एक पेशेंट का सैंपल दिखाई देता है जिसकी बॉडी में धीरे धीरे वायरस का असर कम होता जा रहा था और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद चार्ली था। तब एक डॉक्टर से बात करके लीजा को पता चला कि चार्ली के ब्लड में किसी वजह से पहले से उस वायरस से लड़ने की क्षमता है और उसी वजह से वो अब तक जिंदा भी था। ये बात समझ आते ही लीजा काफी हैरान होती है और उसे समझ आ गया था कि चार्ली के ब्लड से इस वायरस के एंटीडोट को बनाया जा सकता है। इसलिए वो जल्दी
जल्दी से चार्ली का और ब्लड लेने के लिए जाती है, लेकिन अब तक चार्ली को वहीं दो अनजान लोग अपने साथ मिलिट्री कैंप से कहीं पर लेके जाने लगे थे। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर जंगलों के बीच में ले जाते हैं, जहां वो उसे शूट करके खत्म करने ही वाले थे कि तभी पीछे से कुछ सोल्जर्स आके उन्हें खत्म कर देते हैं, जिससे चार्ली की जान वापस से बच गई थी। लेकिन अब वो सोल्जर्स उसे अपने साथ कहीं और ही लेके जाने लग जाते हैं, जिसके बारे में लीजा या किसी को कुछ भी नहीं पता था। वहीं जूरी जब अपने घर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रही थी, तभी उसके पास उसकी असिस्टेंट आके बताती है कि डेकन ने जूरी को बिना बताए उस वायरस के बारे में WHO को खबर दे दी है और उनसे एक एक्सपर्ट टीम को नॉर्वे में वैक्सीन बनाने में मदद करने के लिए भेजा है। ये बात सुनकर जूरी काफी हैरान होती है, क्योंकि जल्दी ही एक स्विस साइंटिस्ट की टीम वहाँ वैक्सीन बनाने के लिए आने वाली थी, जबकि जूरी नहीं चाहती थी कि वायरस खत्म हो, इसलिए अभी वो कुछ सोचने लगती है। वहीं जब डेकन अपने गार्ड्स के साथ स्विस साइंटिस्ट का स्वागत करने जाता है, तब इन साइंटिस्ट को वापस आने के ऑर्डर मिलते हैं, क्योंकि उन्हें पता चला था कि उनकी इस जगह पे आने वाली एप्लीकेशन नॉर्वे की गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव नहीं करी गई है, जिसका मतलब उन्हें वहाँ रहने के कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ये सुनकर डेकन काफी हैरान होता है, क्योंकि उसने खुद उन लोगों की एप्लीकेशन को अप्रूव करा था। वो अभी साइंटिस्ट से उसके घर पे चलने को कह ही रहा था कि तभी अचानक से मिलिट्री वाले अपने 3 हेलीकॉप्टर्स को हवा में लाकर बताते हैं कि सिचुएशन के ज्यादा खराब होने के कारण वो लोग अब सारी चीजों को कंट्रोल करेंगे और अगर किसी ने उनके ऑर्डर्स का उल्लंघन करने की कोशिश करी तो उसे तुरंत गोली मारकर खत्म कर दिया जाएगा। ये बात सुनते ही डेकन के गार्ड्स उसे जल्दी से अपने साथ उसके घर में ले जाते हैं, जहाँ जाके उसे जूरी से पता चलता है कि ये सब भी जूरी का ही करा हुआ है और उसने ही साइंटिस्ट के अप्रूवल्स को भी बाद में रिजेक्ट कर दिया था। शुरू में तो डेकन को इसका कारण समझ नहीं आता, जिस पर जूरी बताती है कि आज से 8 महीने पहले उसे फिश फार्म में मौजूद कुछ बीमार मछलियों के बारे में पता चला था, जिनको वहाँ के मैनेजर ने ही एक दवाई देके सही कर दिया था ताकि आगे कोई खतरनाक वायरस स्प्रेड ना हो। इसीलिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने वहाँ कैन और उसके साथियों को बुलाकर रिसर्च करवाई थी। तब उन्हें कैन से रेड आई फ्लू और ब्लैक प्लेग के बारे में पता चला, जो उस समय से ही फिशेस में पनप रहा था, जिसके लिए वैक्सीन बनाकर जैसे तैसे कैन ने उसे सही तो कर दिया, जिसके बाद में उन सभी खराब फिशेस को वहाँ डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन उनमें से ही एक फिश किसी तरह से किनारे तक आ गई थी, जिसे ही चूहे ने खाकर पूरे शहर में फैला दिया। पर इसी बीच कैन और उसके साथी भी वायरस से इन्फेक्ट होकर मारे गए थे। और जैसा कि जूरी ने पहले इस बारे में डेकन को कुछ भी पता नहीं चलने दिया था, तो उसने बाद में फैसला करा कि वो पहले इस वायरस को फैलने देगी और किसी तरह से इसे बाहर की दुनिया तक भी पहुंचा देगी, ताकि वहां मौजूद लोग भी इससे मरने लगे। और जब ऐसा हो जाता तो वो डेकन को उसकी कुर्सी से हटाकर खुद पावर में आ जाती। ये सुनकर डेकन का दिमाग खराब हो गया, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मिलिट्री वाले जूरी की सुन रहे थे और जूरी ने प्राइम मिनिस्टर की सारी पावर के राइट्स को छीन लिया था। खैर वहीं लीजा चार्ली के गायब हो जाने के कारण काफी परेशान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तब उसे खबर मिलती है कि उसका बेटा भी ब्लैक प्लेग से इन्फेक्ट हो गया है, जो सुनकर लीजा पूरी तरह से टूट जाती है। पर तभी लीजा के पास एक फीमेल पुलिस ऑफिसर आके उसे अपने साथ कहीं लेके जाने लगती है, जो असल में एक वेयर हाउस टाइप की जगह थी। वहाँ जाने पर लीजा को चार्ली मिला, जिसके अंदर से अब पूरी तरह से वायरस खत्म हो चुका था। और तभी वहाँ एक मिलिट्री का ऑफिसर आता है, जिसे असल में काफी समय पहले ही जूरी के प्लान के बारे में पता चल गया था, लेकिन छोटी पोस्ट होने के कारण वो किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता था। पर बाद में जब उसे पता चला कि जूरी चार्ली को मारना चाहती है ताकि उसके ब्लड से वैक्सीन को ना बनाया जा सके, तब उसने खुद चार्ली की मदद करी थी और बाद में उसकी जान बचाने के लिए उसे वेयर हाउस में लेके आ गया था। ये सुनकर लीजा उसका शुक्रिया करती है और चार्ली का ब्लड सैंपल लेके जल्दी ही एक वैक्सीन बनाकर तैयार कर देती है और उसका टेस्ट वो खुद अपने बेटे पे करती है। उस वैक्सीन से अगले दिन तक उसका बेटा पूरी तरह से सही हो चुका था, जिससे लीजा को काफी अच्छा लगा। पर जब इस बारे में जूरी को पता चला तो वो अपनी एक टीम से लीजा, उसके बेटे और चार्ली सबको जान से मारने के लिए कहती है। लेकिन उन लोगों के लीजा और उसके साथियों तक आने से पहले ही वो सोल्जर लीजा, उसके बेटे और चार्ली को एक सेफ लोकेशन पे ले जा चुके थे और निकलने से पहले लीजा ने उस वैक्सीन के फॉर्मूला को एक फार्मास्यूटिकल कंपनी तक पहुंचा दिया था, जिससे वो कंपनी भी जल्दी ही वैक्सीन बनाकर वायरस को कंट्रोल कर लेती। इसके कुछ दिनों बाद सोल्जर ने चार्ली, उसकी बेटी लीजा और लीजा के बेटे को एक सेफ आइलैंड पे छोड़ दिया था, जहां लीजा और चार्ली खुशी से रहने वाले थे। पर शहर में हालात अभी भी सही नहीं थे, क्योंकि जूरी सभी लोगों के सामने डेकन से इस्तीफा देने को कहती है और डेकन को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। अब डेकन को मजबूरी में ऐसा क्यों करना पड़ा, ये तो इस कहानी में नहीं बताया गया। और अगर आप लोग इस कहानी का हिस्सा होते तो आप जूरी के साथ क्या करते, कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। खैर इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।